जय हिंद क्लास। तो हम लोग इस क्लास के माध्यम से खान सर का बायोलॉजी का जो बुक है, जो 15,000 से भी प्लस एमसीक्यू इसमें शामिल किए गए हैं इस बुक के अंतर्गत। और पिछले 30 वर्षों में जितने भी सारे आप लोग को एग्जाम हुए हैं, जिसमें स्टेट लेवल से लेकर के सेंट्रल लेवल तक, उन सभी एग्जामों को, क्वेश्चन को चैप्टर वाइज PYQ MCQ के रूप में इसमें शामिल किया गया है। हम लोग बायोलॉजी सब्जेक्ट कर रहे हैं और बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग यहाँ इसमें देखेंगे कि प्रजनन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कितने भी सारे प्रश्न आया है और कौन कौन सा एग्जाम में आया है, उन सभी को हम लोग इस क्लास के माध्यम से देखने वाले हैं। तो चलिए हम बिना समय को वेस्ट किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। और आप लोग को यहाँ पर टेलीग्राम का नाम दिख रहा होगा, अध्ययन सागर वाला के नाम से आप लोग टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हैं। और ये सेम नाम आपका यूट्यूब परिवार का भी है, तो आप लोग यहाँ से जुड़ सके, ताकि आपको वहाँ से क्वेश्चन मिल जाएगा प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, और यहाँ पर आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो सभी का क्लासों का PDF आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा और वहाँ से यहाँ आप लोग सोल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन कॉल कर लीजिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग को क्लास। और ये रहा हम लोग का चैप्टर है प्रजनन तंत्र, जिसे अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसका पहला नंबर सवाल है कि एक मादा जनन कोशिका से कितने अंडाणु बनते हैं। तो जब एक मादा जनन कोशिका होती है, मादा मतलब फीमेल होता है, मादा का एक जनन कोशिका, एक सेल जो होता है, वो कितने अंडाणु का निर्माण करते हैं। तो सिर्फ एक अंडाणु का ही निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला नंबर सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन है कि नर जनन तंत्र में शुक्राणु कहाँ बनते हैं। नर मतलब क्या होता है, तो नर मतलब होता है मेल यानी पुरुष। पुरुष का वो कौन सा जनन तंत्र है जहाँ पर स्पर्म यानी शुक्राणु का, स्पर्म का निर्माण होता है। तो वो निर्माण होता है वृषण में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वृषण इज द करेक्ट आंसर। आइए अगला नंबर सवाल है। नेक्स्ट सवाल है 3 नंबर। कहता है कि जीन्स जो विपरीत लक्षणों के संकेतक हैं, वैसा जीन्स जो विपरीत लक्षणों को संकेत के रूप में दर्शाते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अलील बोलते हैं, या एलील भी इसे कहा जाता है। क्या बोलते हैं, एलील बोलते हैं। तो कभी कभी आपको ऑप्शन में अलील भी आ जाएगा और अधिकतर आपको एलील देखने को मिल जाता है, तो इसको भी आप लोग ध्यान रखेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर सवाल कहता है कि मानव जाति में लिंग निर्धारण किस विधि पर आधारित होता है। तो देखिए, मानव जाति में लिंग निर्धारण जो होता है वो पिता से होता है। किससे, पिता से होता है। क्योंकि पिता में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो XY पाए जाते हैं, और जो मेल होते हैं उसमें XX गुणसूत्र पाए जाते हैं। ठीक है, जब दोनों के क्रॉस की क्रिया होती है, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगा, निषेचन की क्रिया होगा, तो इसमें से जो मेल होती है, फीमेल होती है, जिसमें से फीमेल होती है, फीमेल में दोनों X क्रोमोसोम होते हैं, और जो मेल होते हैं उसमें क्रोमोसोम के जो होते हैं वो XY होते हैं। अब इसमें से जब निषेचन की क्रिया होगा तो X ही आएगा मेल में, फीमेल में से, और मेल में से क्या होगा, X भी आ सकता है, Y भी आ सकता है। तो मेल में से तो ये पूरा क्लियर है कि दोनों क्रोमोसोम X ही होते हैं, तो X में से कोई X आ जाएगा। और फिर मेल में से, पुरुष में से अगर X क्रोमोसोम आ गया तो दोनों मिलकर के XX हो जाएगा। इस स्थिति में अगर दोनों क्रोमोसोम XX ही आ जाता है तो इस स्थिति में लड़की यानी फीमेल बच्चा उत्पन्न होगा। अगर फिर उसी तरीके से अगर देखा जाए तो फीमेल में से तो फिर X ही आएगा, और मेल में से अगर बाय द वे Y क्रोमोसोम आ गया, यहाँ पर हो गया XY, और XY जो क्रोमोसोम होता है वो लड़का यानी कि मेल को दर्शाता है। ठीक है, ये निर्धारण होता है पिता से, यानी कि पुरुष पर डिपेंड करता है कि मेल जो बच्चा जन्म लेगा वो फीमेल होगा या मेल, यानी लड़का होगा या लड़की। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा XY दोनों क्रोमोसोम, XX और XY दोनों क्रोमोसोम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आइए अगला नंबर सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर कि एक सामान्य बालिका शिशु अपने X गुणसूत्र प्राप्त करती है, तो वो हमेशा अपने माता और पिता दोनों से प्राप्त करती है, क्योंकि X तो पिता में भी पाया जाता है और X माता में भी पाया जाता है। ये दोनों से प्राप्त करता है, या तो अपनी माता से या तो पिता से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, केवल अपने माता और पिता दोनों से। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला नंबर सवाल है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर। कहता है गर्भावस्था में गर्भाशय का आकार बढ़ने से होता है। तो गर्भावस्था में अगर कोई महिला जो है सो गर्भवती है, उसकी गर्भावस्था में अगर गर्भाशय का आकार जो होता है, जहाँ पर बच्चा का पूरी तरीके से डेवलप होता है, तो उसका आकार अगर बढ़ रहा है तो उस स्थिति में उसके पेट में जो होगा वो जलन सी महसूस होता है और एसिडिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि उसका जो गर्भावस्था का आकार होता है बढ़ता है, जिस स्थिति में क्या होता है कि उनके जो खाना पीना वाला जो आहार नली होता है और उनका जो आंत होता है, उसमें थोड़ा सा कह सकते हैं कि दबाने के कारण वो छोटा हो जाते हैं और यह गर्भावस्था बड़ा हो जाती है। और फिर उसके बाद जैसे उनको एसिडिटी और अंदर जलन सा महसूस होगा, तो गैस बनेगा तो जलन महसूस होगा ही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जन्म के पूर्व के विकास की अवस्था नहीं है। तो देखिए भ्रूण अवस्था जन्म से पहले की अवस्था है, डिम्ब अवस्था ये भी जन्म के पहले की अवस्था है, लेकिन जीव उत्पत्ति की अवस्था, तो जब जीवन उत्पत्ति हो ही गया, जब कोई बच्चा जन्म ले ही लिया, तो जन्म से पहले की अवस्था कहाँ होगा, नहीं ना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए अगला नंबर सवाल है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि परिवर्तन की वह पद्धति जो गर्भधारण से जीवन काल तक निरंतर चलती रहती है। तो मनुष्य का जन्म से लेकर के यानी कि गर्भ से लेकर के जीवन काल तक उनमें क्या देखने को मिलता है, तो हर व्यक्ति विकास, किसमें, हर व्यक्ति में विकास ही विकास होती है। माँ के गर्भ से लेकर के व्यक्ति के जीवन पूरे काल तक क्या होती है, उनमें हमेशा विकास होते रहती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। 9 नंबर सवाल है कि एक छोटी नली जिसके आगे उजाले की स्रोत हो, जब ये उसे गर्भावस्था में डालने की गर्भ गर्भाशय में डालने से गर्भ के अंग और मुंह की खराबी पकड़ने के तरीकों को क्या कहते हैं। तो गर्भ के अंग पर और मुंह की खराबी पकड़ने के तरीकों को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फिटोसॉफी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे, फिटोसॉफी बोलते हैं। कि अगर कोई फीमेल गर्भवती है तो उसे छोटी सी नली जिसके आगे उजाले की स्रोत होता है, उसे जब उस गर्भाशय में डालते हैं, तो डालने के क्रम में क्या होता है कि गर्भ के अंग और गर्भ के अंग की ओर जो मुंह की जो खराबी होती है वो पकड़ने के तरीकों को हम लोग कहते हैं फिटोसॉफी, फिटोसॉफी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। मनुष्य में अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है। तो मनुष्य का जो अंडवाहिनी होता है वो किस भाग में फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। तो हम लोग जानते हैं कि तुम्बिका में क्या होता है, तुम्बिका में ये फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य में अंडवाहिनी के किस भाग में निषेचन होता है, तो अंडवाहिनी के तुम्बिका नामक जगह होता है, वहां पर फर्टिलाइजेशन की क्रिया हम लोगों में होती है। ये थोड़ा सा डीपली क्वेश्चन हो जाता है और सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि कौन सा प्रश्न कब कब पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की किस अवस्था में भ्रूण की तीनों परतों का निर्माण होता है। तो गर्भावस्था में कौन सी अवस्था में भ्रूण का पूरी तरीके से तीनों परत जो होता है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है। तो भ्रूण अवस्था में, गर्भावस्था की किस अवस्था में, तो भ्रूण अवस्था में तीनों परत का निर्माण अच्छे से हो जाता है भ्रूण अवस्था में। ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। निम्न में से कौन सा विकास की गर्भावस्था के सही क्रम को प्रदर्शित करता है। तो गर्भावस्था को देखना है कि सबसे पहले क्या क्या होगा। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले बीजावस्था होता है, यानी कि पहले कोई भी फीमेल गर्भवती होने से पहले क्या होता है, उसमें बीजारोपण यानी कि बीजावस्था होती है, उसका भ्रूण अवस्था होता है, फिर बच्चा बनता है धीरे धीरे, फिर उसके बाद जब अच्छे तरीके से वो बच्चा बन जाता है गर्भ शिशु कहलाता है। ठीक है, और फिर जन्म ले लेता है तो उसे हम लोग शिशु बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। जब तक कोई बच्चा माँ के गर्भ में है तब तक उसे भ्रूण ही बोलेंगे और जब जन्म लेता है तो उसे शिशु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित करना है। तो आइए हम लोग सुमिलित करते हैं। एनटीटी एग्जाम में पूछा गया है। जैसे यहाँ पर कहता है डीएनए, तो डीएनए का संबंध किससे होता है। तो हम लोग जानते हैं कि डीएनए का संबंध जो होता है वो गुणसूत्र आनुवंशिक तत्व से होता है। तो एक का हो जाएगा 4, एक का हो जाएगा 4। यहाँ पर देख लीजिए ए का 4 हो जाएगा, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेते हैं, ए का हो जाएगा 4। तो ए में भी दिया गया है 4, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ए का हो गया 4, तो इसका हो जाएगा भाई 4। चलिए निर्धारक, तो निर्धारक किसमें किया जाता है। तो निर्धारक जो होता है वो किसमें किया जाता है, तो निर्धारक जीन पर डिपेंड करता है कि लड़का हो गया लड़की, या जीन कहते हैं कि निर्धारक कौन होता है, तो जीन। और जीन की जो होता है इसे पता चलता है कि पिता पिता का जो गुणसूत्र था उस पर डिपेंड करता है कि मेल होगा या फीमेल। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं
जनन कोशिका, तो जनन कोशिका कितने होते हैं? 23 गुणसूत्र होते हैं। जोड़ा में 23 को, संख्या में 46 होता है। और एक्स वाई गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? तो लैंगिक, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि बी का क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। तो दोनों में एक एक है, ए वाला में भी और बी वाला में। सी का देखते हैं कि सी का हो जाएगा हमारा 2, तो 2 सिर्फ हम लोग को दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी वाला। ठीक है, 13 नंबर सवालों का ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए अगला नंबर सवाल को देखते हैं हम लोग। 14 नंबर सवाल कहता है कि मानव में ऑटोसोम्स की कुल संख्या कितनी होती है? तो संख्या पूछा है ना, तो टोटल ऑटोसोम की संख्या 44 हो जाएगा। ठीक है, और ऑलोसोम की संख्या पूछेगा, ऑलोसोम की संख्या पूछेगा तो वो 2 हो जाता है, तो 44 और 2 46 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑलोसोम पूछेगा, ऑटोसोम पूछेगा 44, ऑलोसोम पूछेगा तो 2। नेक्स्ट है 15 नंबर सवाल है कि मादा जनन हार्मोन है, तो इनमें से मादा जनन हार्मोन कौन सा है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, रिलैक्सिन, ये इनमें से सभी। टेस्टोस्टेरोन जो है वो पुरुषों में पाया जाने वाला है। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन जो है वो मादा में ही पाया जाता है, क्योंकि वो दूध का स्राव करने वाला हार्मोन है। चलिए अगला नंबर सवाल है, और रिलैक्सिन हार्मोन जो होता है ये जब कोई महिला बच्चे को जन्म देती है उस समय ये हार्मोन रिलीज होता है, जिससे उनको काफी आराम और रिलैक्स मिलता है। अगला नंबर सवाल है कि जीन अवस्थित होते हैं, तो जीन किस पर अवस्थित होते हैं? तो ये होते हैं गुणसूत्रों पर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर कि जीन हमेशा किस पर डिपेंड रहता है? ये जीन रहता है गुणसूत्र पर, क्रोमोसोम जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में। ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 नंबर सवाल है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का कार्य होता है, तो शुक्राणु के एक क्रोमोसोम का कार्य इनमें से क्या है? तो शुक्राणु जो होता है अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश में सहायता करता है। अंडाणु में, मादा के अंडाणु में शुक्राणु को प्रवेश करने में ये क्रोमोसोम जो होता है काफी हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निषेचित अंड में अतिरिक्त शुक्राणु का प्रवेश नहीं हो पाता है, क्योंकि देखिए एक ही अंडाणु में एक ही शुक्राणु प्रवेश करता है, बाकी सब मर करके बाहर निकल जाता है। तो शुक्राणु मर जाते हैं या शंकु नहीं बनते, ये निषेचित झिल्ली बन जाते हैं। तो जब एक शुक्राणु, एक स्पर्म जो होता है मादा के अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, तो ये एक झिल्ली नुमा रचना बना लेती है, ताकि बाकी जो स्पर्म होता है वो अंदर ना आ सके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर सवाल कहता है कि मानव में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो कुल संख्या पूछा है तो 46 लगाएंगे, और अगर जोड़ा पूछता तो 23 जोड़ा लगा देते। इसमें ही पूछेगा कि 46 44 होता है ऑटोसोम होता है, और 2 हम लोग को ऑलोसोम होता है। चलिए घोड़ा में 48 होता है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मानव जाति में बच्चों में लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता से होता है, वो भी वाई गुणसूत्र से होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पिता से आने वाले वाई गुणसूत्र द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर पिता का वाई गुणसूत्र गया तो समझिए कि लड़का होगा, अगर पिता का भी एक्स गुणसूत्र गया तो वो लड़की ही होगा। डिपेंड करता है पिता पर। अगला नंबर सवाल है, बच्चों के लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी कौन होते हैं? तो पिता होते हैं, कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, इसका डिपेंड पिता पर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला नंबर सवाल है, लड़का पैदा होगी जब एक्स वाई क्रोमोसोम होगा, तो बच्चे में गुणसूत्र क्या होंगे? तो एक्स वाई होंगे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जीन है, तो जीन एक प्रकार का क्या होता है? क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम या डीएनए का भाग होता है। तो जीन जो होता है वो किसका भाग होता है? तो जीन एक डीएनए का भाग होता है, जो क्रोमोसोम की संख्या में पाया जाता है, तो डीएनए के अंदर होता है, डीएनए के भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 24 नंबर सवाल है कि मानवों में एक युग्मनज जिसमें पिता से एक्स गुणसूत्र वंशानुगत होता है, ये विकसित होकर के क्या गया? तो पिता से अगर एक्स जाएगा तो लड़की होगा, पिता से अगर एक्स गया तो क्या होगा? तो वो लड़की होगा। अगर वाई रहता तो वो लड़का रहता, वाई रहता तो वो लड़का रहता। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। अगला 25 नंबर सवाल कहता है कि मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म पाए जाते हैं? यानी मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, अंग्रेजी में इसे पेयर बोलते हैं। तो 23 हम अभी बताएं आप लोग को, तो क्या होगा हम लोग का? तो ऑप्शन नंबर ए सही है। जोड़ा पूछेगा, युग्म पूछेगा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, युग्म का मतलब होता है जोड़ा। तो कितना पाया जाता है? तो ये पाया जाता है 23। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सभी क्लासों के लिए महत्वपूर्ण क्लास है। अगला क्वेश्चन कहते हैं एक सामान्य मानव में नर में गुणसूत्र का गठन क्या होता है? तो एक सामान्य मानव में 44 गो हो जाएगा।
44 गो ऑटोसोम और 2 गो ऑलोसोम हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 26 का बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, अगला 27 नंबर सवाल है कि एस्ट्रोजन का स्रावन करती है। तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है वो महिलाओं में पाई जाती है और इसका स्राव करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो लैंडिंग कोशिकाएं हैं। लैंडिंग कोशिकाएं के माध्यम से हो जाता है एस्ट्रोजन हार्मोन का स्राव होता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर है कि मानव अपरा द्वारा निष्कासित हार्मोन के संबंध में निम्न में से क्या सही है? तो मानव का जो अपरा होता है उससे निष्कासित अपरा से निकलने वाली हार्मोन के संबंध में इनमें से कौन सी कथन जो है वो बिल्कुल सही है? अब देखिए हम लोग जानते हैं कि एचसीजी या एचपीएल प्रोजेस्टेरोन एवं एस्ट्रोजन ये अपरा से निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? तो अपरा से निकलने वाला है एचसीजी हार्मोन, उसी तरह एचपीएल हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कॉपर्स लिथियम स्रावित हार्मोन है। तो कॉपर्स लिथियम जो होता है कौन सी हार्मोन को स्रावित करता है? तो कॉपर्स लिथियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन को प्रोजेस्टेरोन कहते हैं और प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो फीमेल में पाया जाने वाला हार्मोन है। फीमेल में एस्ट्रोजन भी पाया जाता है, ऑक्सीटोसिन भी पाया जाता है, जबकि टेस्टोस्टेरोन जो होता है वो मेल में पाया जाता है। ये भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी सही, सी सही है। डी जो है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये दूध को स्रावित करने वाला हार्मोन है। दूध स्रावित करने वाला हार्मोन है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अंग मानव महिला प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा अंग है जो प्रजनन प्रणाली से संबंधित नहीं है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं कि गर्भनाल मानव से महिला से संबंधित है, फीमेल से, गर्भाशय से महिला में फीमेल में पाई जाती है, अंडाशय भी, लेकिन शुक्रवाहिका जो होता है ये मेल का पार्ट है, यानी पुरुष का पार्ट है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला 31 नंबर सवाल है कि पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया के दौरान किस तरह की परिभाषित किया जाएगा? तो पुनर्जनन को घाव भरने की प्रक्रिया को दौरान किस तरह के परिभाषित किया जाएगा? तो पुनर्जनन के घाव को भरने के लिए किस तरह की प्रक्रिया को अपनाया जाता है? तो उसमें जो होता है समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी कोशिकाओं को प्रतिस्थापन किया जाता है। यहाँ पर लिखेंगे समान कोशिका द्वारा नाश हो चुकी जो कोशिकाएं हैं उसको फिर से प्रतिस्थापन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला 32 नंबर सवाल है कि नैसर्गिक स्वतः गर्भपात क्या है? नैसर्गिक स्वतः गर्भपात यानी कि खुद से गर्भपात इसमें होता है नैसर्गिक वाला में। तो ये जो क्रिया होती है ये गर्भ के 20 सप्ताह पहले गर्भावस्था का प्राकृतिक नुकसान हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला हम लोग का 33 नंबर सवाल है। यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा क्लियर? ठीक है, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगला नंबर सवाल है, यहाँ पर देख सकते हैं कि अलिंग सूत्र शब्द कैसे व्याख्याकित किया जाता है? अलिंग सूत्र शब्द को कैसे व्याख्या किया जाता है या कैसे दर्शाया जाता है? तो हम जानते हैं कि एक गुणसूत्र जो लिंग गुणसूत्र नहीं है उसे व्याख्या करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही है। और ये क्वेश्चन आपको स्टाफ नर्स स्वास्थ्य विभाग वाला एग्जाम में पूछा 2016 के पेपर में। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से गर्भाशय की एक परत नहीं है। तो जो गर्भाशय होती है वो फीमेल में पाई जाती है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा था कि फीमेल में जो गर्भाशय पाई जाती है उसकी जो परत है इनमें से कौन सा परत नहीं है, बाकी सब परत तो होगा। तो आइए हम देखते हैं कि इनमें से कौन परतें नहीं। तो देखिए एंड्रोमोट्रियम ये परत गर्भाशय में पाई जाती है। मायोमेट्रियम ये भी गर्भाशय में पाई जाती है। ठीक है, पेरीमेट्रियम ये भी पाई जाती है, लेकिन एक्ट्रोमेट्रियम ये गर्भाशय का परत नहीं है। हमारा यही आंसर होगा क्योंकि ये नहीं पूछा था। चलिए 35 नंबर सवाल है कि भ्रूण को जन्म देना डैश कहलाता है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल ये भी पूछा 2018 में कि भ्रूण को जन्म देना, भ्रूण मतलब जो बच्चा माँ के गर्भ में है उसे भ्रूण बोलते हैं और जब जन्म लेता है तो उसे शिशु कहते हैं। तो भ्रूण को जन्म देना ही क्या कहलाता है? तो उसे हम लोग बोलते हैं प्रसव। क्या होता है? प्रसव बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सी इसका राइट आंसर। रोपण तो हम किसी फसल को लगाते हैं तब रोपण करते हैं। जब मादा युग्मक और नर युग्मक दोनों आपस में मिलते हैं तो उसे निषेचन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्रसव यानी डिलीवरी बोलते हैं। चलिए 36 नंबर सवाल है हम लोग का कि प्रसव उम्र के अंत को क्या कहा जाता है? तो प्रसव उम्र को यानी कि जब बच्चे को जन्म देने की उम्र को
अंतिम उम्र को हम लोग क्या बोलते हैं, जब अंत हो जाती है जन्म देना, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, चलिए तो उसे हम लोग बोलते हैं रजनोवृत्ति। क्या बोलते हैं, रजनोवृत्ति। तो जब उसे रजनोवृत्ति बोलते हैं। प्रसव उम्र के अंत को क्या बोलते हैं, तो बच्चे देने के जन्म के अंतिम को क्या बोला जाता है, तो रजनोवृत्ति बोलते हैं। अगला नंबर सवाल है 37 नंबर, कि कौन सा चरण किसी भी प्रजनन कार्यक्रम की जड़ है। तो कौन सा चरण है जो किसी भी प्रजनन कार्यक्रम की जड़ है, यानी कि प्रजनन यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम करने की कौन सी जो है वो कार्यक्रम की जड़ इसमें से है, कहाँ से यह स्टार्टिंग होती है। ठीक है, तो ये होता है आनुवंशिक भिन्नता के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर सवाल है 38 नंबर। 38 कहता है कि नर प्रजनन तंत्र के विषय में कौन सा विकल्प सही है। तो नर मतलब पुरुष और पुरुष के जनन तंत्र के विषय में कौन सा सही है। तो हम लोग आइए 38 नंबर सवाल को देखते हैं, कि यहाँ पर देखते हैं कि प्रोटेस्ट ग्रंथि पुरुष में पाई जाती है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष में पाई जाती है, शुक्राणु स्पर्म बनता है पुरुष में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अंडवाहिका फीमेल में पाई जाती है, शुक्राशय तो सही है, यहाँ पर शुक्राणु भी सही है, लेकिन ये कारण गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ये बिहार पुलिस में 8/3/2020 के पेपर में पूछा गया था। 39 नंबर सवाल है यहाँ पर, कि निम्न में से कौन सा अंग मनुष्य के मादा प्रजनन से संबंधित नहीं है, यानी कि यह मादा के रिप्रोडक्टिव सिस्टम से संबंधित नहीं। देखिए मादा में गर्भाशय पाया जाता है, अंडवाहिका पाया जाता है, अंडाशय पाया जाता है, लेकिन शुक्रवाहिका नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 40 नंबर सवाल है यहाँ पर, कि निम्न में से किस जाति यानी स्पीसीज में बाह्य निषेचन होता है, यानी कि शरीर के बाहर उसका फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो बाह्य फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होता है वो मेढक में होता है। ऑप्शन नंबर ए सी इसका राइट आंसर होगा। मेढक का जो बच्चा होता है उसे टेडपोल बोला जाता है। मेढक का जो बच्चा होता है टेडपोल बोला जाता है। आप लोग उस क्लास को नहीं देखें तो आप लोग जरूर जा करके देखिए। चलिए अगला नंबर सवाल है यहाँ पर 41। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि आंतरिक निषेचन के दौरान निषेचन की प्रक्रिया होती है। तो वैसा जीव जिसमें शरीर के अंदर निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, उसे मादा के शरीर में कहाँ होती है, तो मादा के शरीर में होती है। तो क्वेश्चन पूछा है कि निषेचन की प्रक्रिया होती है तो मादा के शरीर में होती है। हम लोग को भी क्या होते हैं, तो हम लोग को भी जो मानव जाति में भी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है हम लोग को शरीर में, यानी कि मादा के शरीर में हम लोग नर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्विहित संस्करण का क्या मतलब होता है। अंतर्विहित संस्करण का मतलब क्या होता है, तो अंतर्विहित संस्करण का मतलब ही होता है पौधों के विभिन्न प्रकार के बीजों को क्रॉसिंग कराना। यानी कि अंतर्विहित का मतलब होता है कि पौधों के अलग अलग बीजों के प्रकार, अलग अलग टाइप्सों के बीज के एक साथ क्रॉस कराना, जिसे हम लोग संकर बीज बोलते हैं या हाइब्रिड बीज बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पुरुषों में यौनारंभ निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन सिवाय एक के होते हैं। तो मनुष्य में यौना आरंभ जो स्टार्टिंग हो जाता है, मनुष्य में यौना आरंभ जो स्टार्टिंग हो जाता है उसके क्या क्या है, तो ये उनमें प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्षीणता यानी कि कमी होती है। ये परिवर्तन सिवाय इसके अलावा हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी उसमें हम लोग देखते हैं, तो मोटा आवाज हो जाएगा, आवाज भारी हो जाना, मांसपेशी और हड्डियों का विकास हो जाता है, चेहरे आँख पेट छाती पर और प्राइवेट पार्ट पर बाल हो जाते हैं। चलिए अगला नंबर सवाल है, अगला 44 नंबर सवाल है कि प्रसव अवधि के शुरुआत के समय को क्या कहते हैं। जब कोई फीमेल जो होती है उसके डिलीवरी के शुरुआती अवधि को, शुरुआती समय को हम लोग किस नाम से जानते हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी, कि प्रथम रजोधर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रथम रजोधर्म बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45। कहता है मानव शरीर को कोशिकाओं में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है। तो ऑटोसोम की संख्या 44, ऑलोसोम पूछेगा तो 2 तो 44 आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। आइए नेक्स्ट है 46। पुरुषों में गुणसूत्र का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन पाया जाता है। तो पुरुषों में गुणसूत्र के संयोजन, तो पुरुष में पाए जाते हैं एक्स वाई। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। 47 नंबर सवाल है, एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। तो एक नर जनन कोशिका से कितने शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ये 4 शुक्राणु का निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।